बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय एर्नेस्ट हेमिंगवे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल में हम हेमिंगवे की शॉर्ट बायोग्राफी, करेक्टर्स, समरी, थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एर्नेस्ट हेमिंगवे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1899 है और ये एक अमेरिकन राइटर और जर्नलिस्ट थे एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन 20th सेंचुरी लिटरेचर। और ये फेमस थे अपने कंसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग स्टाइल की वजह से। हेमिंगवेज वर्क्स ओपन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ, अच्छा इसकी जो वर्क्स उसमें हमें थीम्स देखने को मिलते हैं, वॉर, मैस्कुलिनिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन। हेमिंगवे grew up in a middle class family and developed an early passion for outdoor activities and writing। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से इसका तल्लक था। आफ्टर हाई स्कूल ही वर्क जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया। हाई स्कूल के बाद इसने जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया एक न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, वेयर ही honed his skills in concise and vivid reporting। His experiences as a journalist greatly influenced his writing style। तो जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट जो हमेशा आपने देखा होगा उसके पास बड़े बात करने का एक अंदाज़ होता है, लिखने का एक अंदाज़ होता है। उससे भी इसके राइटिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। करेक्टराइज बाय इट्स इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स एंड अटेंशन टू डिटेल, मतलब एक ज़्यादा डिटेल्ड, जैसे जर्नलिस्ट नहीं होता एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी चीज़ का, इसी तरह ये भी किसी भी वाक़े को जब भी डिस्कस करते थे तो एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन देते थे। आज जो हम नावल डिस्कस करेंगे ये इसमें भी आप देखेंगे कि इसने एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन दी है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन हेमिंगवे वॉलंटियर्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर द रेड क्रॉस इन इटली। तो वर्ल्ड वॉर वन में इसने एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम किया इटली के लिए। ही विटनेस्ड फर्स्ट हैंड एंड ब्रुटलिटी एंड डिवेस्टेशन ऑफ वॉर। तो इसने बहुत से ऐसे मनाजर देखे जहाँ पे लोगों पे जुल्म हो रहा था, लोग मर रहे थे, विच वुड लेटर सर्व एज अ रिकरिंग थीम इन हिज वर्क्स। आपने देखा होगा कि इसके वर्क में हमें हमेशा थीम देखने को मिलते हैं, वो है वॉर के, मेस्कुलिनिटी के, इंसान की जो कंडीशन है उसके बारे में थीम्स होते हैं। आफ्टर द वॉर हेमिंगवे मूव टू पेरिस, पेरिस की तरफ मूव किया यानी फ्रांस, where he became part of the vibrant extrait community of writers and artists known as the lost generation in Paris। तो ये एक मूवमेंट के भी मेंबर बन गए थे जिसको हम लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। ये भी राइटर्स और आर्टिस्ट से रिलेटेड था। इन पेरिस ही डेवलप्ड क्लोज फ्रेंडशिप्स विद अदर प्रोमिनेंट, जिसमें इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी किसके साथ, इजरा पाउंड के साथ, एफ स्कॉट फिट्जगर्ड एंड गेस्ट्रेट स्टेन। हेमिंगवेज फर्स्ट मेजर नावल द सन आल्सो राइजेस 1926 में पब्लिश हुआ, ब्रॉट हिम क्रिटिकल एक्लेम एंड एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ लीडिंग वॉइस ऑफ हिज जनरेशन। और ये इसके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क से, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे फिर इसने क्या लिखा है कि हेमिंगवे वाज आल्सो एन एविड ट्रेवलर एंड ड्रिव इंस्पिरेशन। तो जब भी कोई बंदा वॉर लड़ता है तो एक ट्रेवल, ओबियसली वो ट्रेवल करता है तो उस ट्रेवल में वो बहुत कुछ सीखता है। इसी तरह ये जो पैराग्राफ इसमें भी यही बताया गया है कि इसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा जब ये ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए थे, वॉलंटियर। तो इसके वर्क्स में आपने अमूमन देखा होगा कि वॉर वगैरह के थीम्स हमें देखने को मिलते हैं और जो वाक़यात इसने देखे थे उसको ये डिस्कस करता है। डिस्पाइट हिज लिटरेरी सक्सेस हेमिंगवे स्ट्रगल्ड विद पर्सनल चैलेंजेस एंड इनर टर्मोइल। he had a tumultuous personal life including multiple marriages। अच्छा ये इसके बहुत अजीब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी, बहुत ज़्यादा मैरिजेस किए थे, डिवोर्सेस थे इसके, ठीक है, मैं यानी बहुत सी फीमेल को डिवोर्स दिया था। ही आल्सो बैटल्ड डिप्रेशन एंड फिज़िकल एलिमेंट्स, और ये ख़ुद भी डिप्रेस्ड रहते थे, विच वर एक्सरवेटेड बाय हिज हैवी ड्रिंकिंग, और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। 1961 एट द एज ऑफ 61 मीन्स इसकी जो डेथ हुई थी वो 1961 में, जब ये जस्ट 61 ईयर्स के थे। हेमिंगवे टुक हिज ओन लाइफ इन कैचम एडाहो। अब यहाँ से दोस्तों करेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है, नरेटर है, ठीक है। और ये भी जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ पे इस करेक्टर के साथ जो हमारे राइटर है ये एर्नेस्ट हेमिंगवे अपने आप को रिलेट करता है, ठीक है। जिस तरह इसमें भी ये जो
फ्रेडरिक हेनरी है, ये इटली यानी उस मुल्क के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे जो है ख़िदमत सर अंजाम देता है। इसी तरह अगर रियल लाइफ में हम देखें तो अर्नेस्ट हेमिंगवे भी हमने डिस्कस की जब इसकी बायोग्राफी, उसमें भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे दिखाए गए थे, ठीक है। और इस तरह ये जो बंदा है ये भी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता है रियल लाइफ में। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे थे वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते थे, ठीक है। तो ये भी वॉर्स लड़ते हैं, इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे भी जंग वगैरह लड़ते थे। दूसरा करेक्टर है हमारे पास कैथरीन बर्कले, और ये ज़्यादातर ये फ़ीमेल के शौकीन थे, ठीक है। ये है फ्रेडरिक हेनरी। इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे ये भी फ़ीमेल के शौकीन थे। बहुत से लोगों के साथ इसके अफेयर्स थे। जिस तरह इस नावल में फ्रेडरिक हेनरी के बहुत से फ़ीमेल के साथ अफेयर्स हैं। इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंगवे, आपने जब इसकी बायोग्राफी देखी उसमें भी इसने बहुत सी फ़ीमेल को डिवोर्स किया और साथ में बहुत से लोगों के साथ इसके अफेयर्स थे। फिर हमारे पास करेक्टर है कैथरीन बर्कले। ये एक नर्स हैं, ब्रिटिशर हैं, ठीक है। इटली में मतलब इसके साथ काम करती है फ्रेडरिक हेनरी के साथ। फिर ये दोनों जो है प्यार में खो जाते हैं। इस तरह इनकी एक लव मैरिज होने वाली थी, लेकिन ये इसकी फिर डेथ हो जाती है और इस तरह इसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है। वो बच्चा किसका होता है? फ्रेडरिक हेनरी का होता है। रिनाल्डे भी एक इटालियन सर्जन है। फ्रेडरिक का रूम मिट है और साथ में इसका फ्रेंड भी है। इसका इतना बड़ा रोल नहीं है, ये एक ही दफ़ा मेंशन है पूरे नावल में। बाकी ये नीचे इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे पास करेक्टर है मेजर रिनाल्डे। मेजर रिनाल्डे इज़ एन आर्मी ऑफिसर एंड रिनाल्डे इज़ ब्रदर। तो ये आर्मी ऑफिसर है और ये जो पिछला करेक्टर हमने डिस्कस के भाई है, ही इज़ डिफेक्ट इज़ अ हाई रैंकिंग, और इसकी इतना बड़ा रोल नहीं है इस नावल में इसका, लेकिन एक हाई रैंकिंग, ऑब्वियसली मेजर एक हाई रैंक होता है। Authoritative figure in the military, Major Rinaldi is portrayed as a contrast to the personal and emotional struggle of the main characters. Count Griffey is an elderly Italian nobleman whom Frederick befriends. He provides wisdom, guidance. तो ये भी एक लाइक मेल है जिससे फ्रेडरिक हेनरी की मुलाकात होती है, और इस तरह ये जो है लाइक एक अक्लमंद बंदा है, ठीक है। ये काउंट ग्रेफी जो है फ्रेडरिक हेनरी से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा लाइक किसी चीज़ या किसी सिचुएशन को हैंडल करना बेहतर जानता है। गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता है किसको? फ्रेडरिक हेनरी को। सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, काउंट ग्रेफी सर्व्स एज अ मेंटोर फिगर ऑफरिंग फ्रेडरिक insights into love, war and the complexities of the world. फिर हमारे पास है करेक्टर एटोरे मोरेटे। Ettore Morete is another friend and fellow soldier of Frederick. He is depicted as a loyal and brave soldier. तो ये भी इसके साथ होता है। ये कुछ करेक्टर्स हैं जिनके ज़्यादातर लाइक नावल में ज़िक्र नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि क्या पता इस पे करेक्टर से अगर सवाल आता है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर लिखना होगा। तो ये भी इसके फ्रेंड हैं, सोल्जर हैं, फ्रेडरिक हेनरी के फ्रेंड हैं। फिर हमारे पास करेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, हेलेन फर्गसन। ये एक अमेरिकन नर्स है। ये कैथरीन बर्कले उसकी फ्रेंड है। शी प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट टू कैथरीन स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। हेलेन इज़ पोर्ट्रेड एज अ मोर केयर फ्री एंड लेस अटैच टू ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। तो ये लव वगैरह के ये प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती। जिस तरह ये जो दूसरी नर्स थी कैथरीन, उसका जब अफेयर चलता है किसके साथ, हालांकि वो ख़ुद भी डिवोर्स्ड वुमेन है, फिर भी वो अफेयर्स चलाती है किसके साथ? फ्रेडरिक हेनरी के साथ। अब दोस्तों इसकी समरी का आगाज़ करते हैं। समरी आई होप आपको एक एक चीज़ में बेहतर से बेहतर समझा सकूँगा। 1948 में लिखा गया था ये नावल, जो है 1948 में लिखा गया था। 1949 में इसको पब्लिश कराया गया, और फर्स्ट फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नरेट किया गया है, और ये नावल जो है वॉर को डिस्कस करता है, ठीक है। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। अब कहानी किस तरह स्टार्ट होती है? ये कहानी तब की है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। 1916 में इटालियन आर्मी कोशिश कर रही थी कि वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के फोर्सेस यानी यूनाइटेड फोर्सेस को रोक सके, और कहानी का नरेटर है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, और ये एक अमेरिकन है। इसने वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया था। इटालियन एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए थे एज अ वॉलंटियर, ये वहाँ पे काम करता था।
अब वॉर चल रही थी, सर्दियों का सीज़न था, तो सर्दियों में इतनी लड़ाई नहीं हो सकती थी। तो ये फ्रेडरिक हेनरी जो है छुट्टियाँ ले लेता है और शाम के टाइम इसके कुछ साथी और ऑफिसर साथ बैठे होते हैं। तो इनके इनके अरेंजमेंट में एक ऐसा बंदा था जिसकी शादी नहीं हुई थी। तो ये सब लोग मिलकर उसके मज़े लेते हैं, यानी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब हेनरी जो है अपनी छुट्टियों से लौट कर आया तो उसका एक रूममेट था जिसका नाम था रेनाल्डे। उसने इसको दो नर्स से मिलाया। पहली नर्स कौन थी? कैथरीन बार्कले। और दूसरी नर्स थी हेलेन फर्गसन। और ये रिनाल्डे ख़ुद कैथरीन बार्कले में इंटरेस्टेड था। मतलब ये जो करेक्टर है रिनाल्डे, ये ख़ुद किस में इंटरेस्टेड था? कैथरीन में इंटरेस्टेड था, लेकिन कैथरीन के ताल्लुक़ बने हुए थे हेनरी के साथ। और पहली मुलाकात में ही ये कैथरीन ने अपनी सैड सी स्टोरी हेनरी को सुनाई कि उसका फियंसी लड़ाई में मारा गया था। अब टाइम के साथ साथ इन दोनों की फ्लर्टिंग बढ़ती गई। हेनरी को उससे फ़िज़िकल प्लेयर तक मिलने लगे। ठीक है, हेनरी एज आई सेड कि ये लड़कियों का शौकीन है, मींस फ़िज़िकल रिलेशंस रखता था, फिर उनको छोड़ देता था अब यूज़ करके। सो सेम टू सेम अब हेनरी को जो है किससे फ़िज़िकल प्लेयर मिलने लगे हैं? कैथरीन से। और कैथरीन एज आई सेड कि ये डिवोर्स्ड वुमेन है। अब क्या होता है, कैथरीन कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहे। अब कुछ टाइम बाद हेनरी को अपने पहले कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद हेनरी को अपने पहले बड़ी लड़ाई करने का मौका मिलता है। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अब इसे जो है हेनरी को कॉल आती है कि उसने एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, बड़ी लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है। अब लड़ाई हो रही है और ये उस रात चुपचाप अपने दूसरे ड्राइवर्स के साथ मिलकर चिप्स और मैक्रोनी खा रहा था कि अचानक एक मोटर शेल आकर उनके बंकर से टकराता है। ड्राइवर जो था बंकर का, वो ऑन द स्पॉट मर गया था और हेनरी के पैर में इंजरी हो गई। अब इसे अमेरिकन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया और उसे पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं है, डॉक्टर सही से काम नहीं करते। उनमें से एक डॉक्टर था जो पैर की इलाज करना जानता था। अब हेनरी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा और इसके लिए एक अच्छी खबर आई। वो जो नर्स थी कैथरीन, ये जो नर्स थी, मैं मिटाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये जो नर्स थी, ये इसके लिए एक अच्छी खबर आई कि ये जो नर्स थी यानी कैथरीन बर्कले, उसका इसी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गया है। तो हेनरी को उसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा। अब हेनरी जब कैथरीन से मिला तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कैथरीन से प्यार करता है। रात के टाइम कैथरीन हेनरी के रूम चुप चुप के आती थी। और अब हेनरी का फिर से बुलावा आ गया, यानी उसे फिर से बुलाया गया। अब जाने से पहले कैथरीन ने हेनरी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब हेनरी ने उसे प्रेग्नेंट किया था। अब हेनरी जाता है जॉर्जिया लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ाई में शामिल हो जाता है ऑस्ट्रिया और जर्मन आर्मीज़, यानी जर्मन आर्मीज़ को रोकने। जो इटली के लोग हैं, इटली की जो फ़ौज है वो उसे रोक रही थी। ठीक है, अब जो इटली की फ़ौज है वो रोड ब्लॉक करती है, मेन रोड को ब्लॉक कर देती है बहुत सारी गाड़ियों से। अब ये लोग फंस गए थे। उनके साथ उस वक्त दो सर्जन भी थे, वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। अब एज ए सेड कि अब ये एक जगह पे फंस गए हैं। तो हेनरी के साथ दो सर्जन भी थे। अब वो डर गए थे, उन्होंने भागने की कोशिश की, तो हेल्प करने की बजाय तो वहाँ से भागने लगे। अब हेनरी ने उनको शूट किया। ठीक है, हेनरी ने उनको गोली मार दी। एक सर्जन के सर पे गोली मारी गई, वो मर गया। फिर ये लोग एक रिवर के पास पहुँचे। इटालियन मिलिट्री फोर्स का एक ग्रुप था जो पागलपन में खुद ही अपने जो इटालियन मिलिट्री फोर्स को मार रहे थे। ठीक है, अब हेनरी जो है एक रिवर पे पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक ग्रुप को देखता है जो इनकी अपनी ग्रुप है, मींस इटालियन मिलिट्री पुलिस की ग्रुप है। वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं और अपने ही ऑफिसर्स को मार रहे थे। तो अब ये डर जाता है, तो ऑफिसर्स फ्रंट से पीछे हट रहे थे। हेनरी ने अपनी जान बचाने के लिए रिवर में, अब हेनरी को पता चल गया था कि ये लोग मुझे भी मारेंगे, तो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने अपनी जान बचाने के लिए रिवर में डाई लगा दी। उसके बाद ये
मिलन पहुंच गया था। मिलन एक जगह का नाम है, MILLAN, ठीक है। वहाँ पहुंचकर उसने फ़ैसला किया कि अब वो इटालियन आर्मी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। फिर ये कैथरीन से स्विस बॉर्डर के पास मिला, ठीक है। अब हेनरी जो है कैथरीन से कहाँ मिलता है, स्विस बॉर्डर यानी स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास मिला। वहाँ इसको पता चला कि मिलिट्री पुलिस उसको पकड़ने आ रही है, तो इसने कैथरीन को साथ में लिया और स्विट्ज़रलैंड भाग गया था, ठीक है। अब ये हेनरी किसके साथ भागा, हेनरी जो है अपनी यानी जो फ्यूचर वाइफ कैथरीन है, जो नर्स है, उसके साथ कहाँ भाग गया, स्विट्ज़रलैंड भाग गया। और अपने और इनको रहने के लिए एक जगह मिली वहाँ पे। अब ये दोनों यानी मियाँ बीवी, अभी तो शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी एज आई सेड कि जो कैथरीन है वो प्रेग्नेंट थी, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने होने वाले बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे। अब डॉक्टर्स ने कैथरीन का ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया क्योंकि कैथरीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि भाई अब कैथरीन का ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हुआ, यानी मरा हुआ पैदा हुआ, STILLBORN। स्टिल बॉर्न का मतलब है मरा हुआ। तो बच्चा जो है वो पैदा तो हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ, और कैथरीन भी बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से मर गई। अब लास्ट में हुआ बारिश। अब लास्ट में क्या होता है, बारिश हो रही थी और हेनरी अकेला होटल की तरफ जा रहा था। तो यहाँ दोस्तों हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है। इसकी अगर थीम की बात करें, सबसे पहला थीम है लव एंड लॉस। देखो लव किसका, हेनरी जो है वो ऑब्वियसली अपने लव को खो देता है। लव इसका कौन है, कैथरीन है, कैथरीन बर्कले। और इसी तरह बहुत से कीमती जानें भी चली जाती है जो वॉर लड़ रहे थे ये। तो यहाँ पे लव भी है और लॉस भी है। लव तो ऑब्वियसली हेनरी से रिलेटेड है, लॉस मींस लाइक जो वॉर में मर रहे थे, या इसकी जो वाइफ गुजर गई, इसी तरह उसके जो बच्चा था वो मर गया था, स्टिल बॉर्न जब पैदा हुआ। द ब्रुटलिटी ऑफ वॉर। वॉर ऑब्वियसली एक किस्म का लाइक हम कह सकते हैं कि इसमें तबाही होती है, इसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। बेशक अगर आप जीते भी हो ना तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सो सेम टू सेम ये एक ब्रुटलिटी है, मींस एक बारबेरियत है, एक जुल्म है। चाहे किसी पे भी आप ये वॉर लाइक अप्लाई करते हो या लड़ते हो किसी के साथ, सो इट हैज़ नो वैल्यू। इससे क्या होगा, आप उसको मारोगे या वो आपको मारेगा, एक किस्म की ब्रुटलिटी है। फिर हमारे पास है द सर्च फॉर मीनिंग। इन अ वर्ल्ड shattered by war, the characters grapple with the search for meaning and purpose। तो ये इसका मतलब ये है कि जो सिपाही लोग होते हैं जब वो लड़ते हैं तो वो बेचारे भी हैरान होते हैं कि इस वॉर का मकसद क्या है, हम क्यों लड़ रहे हैं। तो ये मतलब पर्पस भी जानना चाहते हैं और इसका मीनिंग भी जानना चाहते हैं। और ये आम सिपाही की बात हो रही है। आगे जो बड़े ऊपर लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं। फिर हमारे पास है नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड। थ्रू आउट द नॉवल हेमिंगवे हाईलाइट्स द रोस्ट्रेट पावर ऑफ नेचर, सीन्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी सच एज माउंटेन्स। अब यहाँ पे वही करेक्टर्स की बात हो रही है। एक तो जैसे मैंने बताया कि जब आप वॉर लड़ने जाते हो, कहीं जंग पे जाते हो, तो आपको रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह हमारे पास अगर हम राइटर की बात करें, ये जो राइटर है ओरिजिनल अर्नेस्ट हेमिंगवे, उसने लाइफ में बहुत ट्रैवल किया, उसने बहुत कुछ सीखा है। सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटोगनिस्ट है फ्रेडरिक हेनरी, उसने भी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बहुत कुछ देखा है, तो बहुत कुछ उसने सीखा है। तो नेचुरल ब्यूटी यानी उसने बहुत खूबसूरती देखी है, जो कुदरत की खूबसूरती है, जैसे पहाड़ हो गए, इसी तरह माउंटेन्स, रिवर्स, ये बहुत कुछ उसने देखा था, फॉरेस्ट्स। Disillusionment and escapism. The characters in the novel seek ways to escape the harsh realities of war and the world. They turn to various forms of escapism such as alcohol, sex and fantasy in an attempt to cope with the trauma and find solace. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम हमेशा ये कहते हैं कि यार हमें सुकून जो है लाइक इन चीज़ों में मिलता है, अल्कोहल, सेक्स, फैंटेसी, इन चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि यार ये चीज़ें तो हमने बहुत कर ली, अब हमें सुकून चाहिए, और वो सुकून इन्हें बिल्कुल नहीं मिलता। मींस ये ट्रॉमा में चले जाते हैं, एक लाइक हम कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, और उनकी फिर एक ही डिमांड होती है कि हमने मरना है।
सो सेम टू सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप लोगों ने इसको ज़रूर लिखना है, डिसइल्यूजनमेंट एंड एस्केपिज्म। बहुत से करेक्टर्स यहाँ पे मेंशन हैं जो हमने देखे हैं, जिस तरह हेनरी है वो भी लास्ट में तंग आ जाता है ये वॉर शार से, और लाइक एज आई सेड कि वो बहुत ज़्यादा लाइक डांस वगैरह, अल्कोहल पीना, लड़कियों के साथ लाइक फ़िज़िकल रिलेशंस रखना, ये सब कुछ करता रहता था लड़कियों के साथ, लाइक फिर यूज़ करके उन्हें छोड़ देना। तो एक वक्त में वो भी तंग आ जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।